नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। न्यूज एट में तमाम दिन भर की अहम और बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे बाढ़ बारिश की, जिसने गुजरात में हाहाकार मचाया हुआ है। गुजरात के वडोदरा, गांधीनगर समेत अन्य शहरों और गांवों के कई इलाके इन दिनों पानी में डूबे हुए हैं। यहां कई गांवों में बारिश के बाद बाढ़ आ गई है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना के जवानों को बुलाना पड़ा है। कुछ इलाकों में 10 से 12 फीट तक पानी भरा हुआ है, लिहाजा रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना के जवानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 6,440 लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। बाढ़ में फंसे कुछ और लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। इस बीच एनडीटीवी ने वडोदरा में बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान हमने वहां जमीनी हालात और रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही दिक्कतों को समझने की कोशिश की और इन 8 तस्वीरों के जरिए आप गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हालात किस कदर खराब हैं इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहीं लोग फंसे हुए हैं, कहीं लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है और कहीं लोग बारिश के थमने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्या नाडियाड, अहमदाबाद, साबरकांठा कहीं बांध ओवरफ्लो हो गए हैं, बांधों के गेट खोलने पड़े हैं पानी को देखते हुए। इसके अलावा अमरेली, वडोदरा में भी एक जैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। और इस बाढ़ बारिश पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं हमारी संवाददाता सुजाता द्विवेदी। आप अगर देखें यहाँ पर तो हम ये एक गांव है और जिस पर मैं चल रही हूँ वो कोई नदी या कोई एक प्रकार का रिजर्वॉयर नहीं, बल्कि एक सड़क है जहाँ पर अक्सर लोग चलते हैं। लेकिन यहाँ पर इतना पानी जो है ऊपर आ चुका है कि मेरे कमर से ऊपर जो है यहाँ पर पानी है। तो आप विचार करिए कि यहाँ पर महिलाएं और जो छोटे बच्चे हैं वो कैसे चलते होंगे। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो शेल्टर है वो वहाँ पर जो भैंसे हैं, जो जानवर है वो अटके हुए हैं, उन्हें भी निकालने का कोई साधन जो है यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं और जो लोग हैं वो अपने घर के ऊपर जैसे तैसे सपोर्ट लेकर खड़े हैं और यदि वो जरा सा भी नीचे उतरते हैं तो वो सीधे पानी में, यानी घर के चौखट से बाहर निकलते ही सीधा एक शख्स अपने रास्ते पर नहीं बल्कि पानी में उतरेगा। इतना ज्यादा पानी यहाँ पर मौजूद है। जो गाड़ी है, जो स्कूटर हैं और साथ ही जो वाहन है वो पूरे तरीके से पानी में जलमग्न हो चुके हैं और इसी के साथ यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो पूरे तरीके से टूट चुकी है। छोटे बच्चों से लेकर जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं वो अपने घर में बंध चुके हैं और यहाँ तक पानी इतना ज्यादा है, बारिश इतनी ज्यादा पिछले कुछ घंटों से हो चुकी है कि यहाँ पर जो इन्हें रिसोर्सेज मिलने चाहिए, जो इन्हें यहाँ पर जो पानी और खाने की सुविधा मिलनी चाहिए वो भी इन तक अब तक नहीं पहुंची है। लोगों से जान लेते हैं। आपका नाम क्या है और आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, संदीप। कितने दिन से आप ऐसे ही अपने घर के अंदर बंधे हुए हैं? 3-4 दिन घंटे। 3-4 दिन से। और किसी प्रकार की सहायता मिली है अब तक? नहीं मिली। और ये घर के बाहर इतना ज्यादा पानी में देख रहे हो, आपके घर के अंदर तक जो है पानी का ये लेवल मैच हो रहा है। मतलब कैसे आप लोग खा क्या रहे हैं, पी क्या रहे हैं? पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं दिख रही है, कैसे जी रहे हैं? लाइट है? कुछ नहीं है, लाइट भी नहीं है, खाना भी नहीं है, कैसे खाए? कितने दिन से लाइट नहीं है? वो तो 3 दिन से होगा। आपको सीधे एक घर के अंदर लिए चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि स्थिति क्या है। चौखट है, घर काफी ऊपर था लेकिन पानी का स्तर इतना ज्यादा है कि यहाँ पर जो है घर के अंदर पानी घुस चुका है। बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, जिसके चलते लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सहायता कभी ना कभी मिलेगी इसी उम्मीद में जो है यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आप देखें तो इसमें इस घर में जो खटिया है वो खटिया भी पूरे तरीके से पानी में डूब चुकी है। यदि मैं इस घर के अंदर जाऊँ तो आप देखेंगे कि जो पूरा सामान है वो एक सुरक्षित लकड़ी के प्लैंक पर रखा गया है ताकि वो ना भीगे, लेकिन उसके नीचे जो सारा सामान है वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुका है, पानी में मग्न हो चुका है। आगे आइएगा, आपका नाम क्या है? तेजल बेन मुकेश। तेजल, ये बताइएगा, ये आपका, आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में रहते हैं।
पानी घुटनों तक है आपके, कैसे कैसे रह रहे हैं? कोई कैसे भी करके वो खटिया है ना, वो बाहर टांगी थी सुबह रात को। रात पूरी रात हम वो ईंटें है ना वो नीचे डाल के उसके ऊपर खाटला रख के फिर हम लोग पूरी रात बैठे रहते थे। खाने के लिए भी कोई नहीं आया, पूछने के लिए भी। मैं समझ पा रही हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, क्या करूं मैं? मेरी मम्मी के घर पे रखे, खाने के लिए भी कुछ नहीं है घर पे, सब भी गया है, कोई भी पूछने नहीं आता मुझे। मेरे 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, मम्मी के घर पे रखा है पर मम्मी के घर में भी पानी आ गया है। अब मैं लेने कैसे जाऊं उन्हें? और आपके पति कहाँ पर है? वो भी वही मम्मी के घर पे गए हैं, वो रो रहे थे ना, वो मेरे जुड़वा बच्चे हैं जो। तीनों बच्चे आपके मम्मी के घर पर हैं? हाँ, उनके घर में भी पानी आ गया है, इसलिए मम्मी के घर पे गए हैं लेने के लिए। और अब तक आपको कुछ किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली? कुछ भी सहायता नहीं मिली अभी तक, खाने के लिए कोई भी पूछने नहीं आया। हम क्या करें? बच्चों को भी क्या खिलाए? हम कुछ भी अच्छे नहीं, क्या खिलाएंगे? पिछले 3 दिन से गुजरात के कई ऐसे गांव जहां पर इस प्रकार की स्थिति आई हुई है, घर पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोग अपने घरों के बाहर रुककर इंतजार कर रहे हैं कि खाना पहुंचे और उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होगी तो ये इस प्रकार पानी में फंसे हुए नजर आएंगे। घर का जो आधा दरवाजा है वो पूरा पानी में डूबा हुआ है और छोटी लड़कियों से लेकर महिलाएं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको जो है वॉशरूम का एक्सेस नहीं है। वो यहाँ से अपनी सुविधा के लिए दुकान तक नहीं जा सकते, क्योंकि दुकान बहुत ज़्यादा दूर है। वहाँ पर जाने के लिए जो गाड़ी और जो साइकिल की ज़रूरत है वो भी पूरे तरीके से पानी में डूबी हुई है। ऐसे में भारत के एक श्रेणी ये लोग भी है, लेकिन ये लोग मदद की गुहार ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन इंतज़ार में हैं क्योंकि इन तक सहायता पहुंच नहीं पा रही है। ऐसे में बारिश का पूरा कहर इस प्रकार गुजरात के कई जिलों में देखने मिल रहा है और ऐसे गांव वाले इलाकों में जहां पर पानी, खाने, बिजली की सुविधा नहीं है, वो पूरे तरीके से जो है इस समय उस स्थिति में नहीं है कि एक तो बात करें, और यदि बात कर रहे हैं तो अपनी आप बीती बताने के लिए ही कर रहे हैं। चापड़ गांव से कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केवल मैदान ही नहीं बल्कि पहाड़ पर भी आफत बरस रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक बार फिर भयावह मंजर नजर आया। बारिश के चलते गंगोत्री हाईवे जगह जगह तालाब में तब्दील हो गया। वहीं वर्णावर्त पर्वत से देर रात तक रुक रुक कर बोल्डर गिरते रहे, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल जनहानि की सूचना नहीं है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। वहीं सड़क किनारे खड़े कई वाहन मलबे में दब गए हैं। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीमें राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। और अब रुख करते हैं यूपी का बुलडोजर वाला एक्शन पूरे देश में मशहूर है। कभी ये बुलडोजर माफिया के खिलाफ चलता है, कभी अतिक्रमण के खिलाफ, लेकिन सिद्धार्थनगर में हुए बुलडोजर एक्शन की कहानी थोड़ी अलग है, क्योंकि इस बार बुलडोजर एक्शन की जद में सरकारी विभाग ही आ गए। हालात ऐसे बने कि 2 सरकारी विभागों के अधिकारियों के बीच नोकझोंक हो गई। क्या है पूरा मामला, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। ये जो बड़ा सा द्वार आप देख रहे हैं, ये दरअसल पुलिस थाने का द्वार है, और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये सिद्धार्थनगर की सदर तहसील है। अतिक्रमण कर बनाए गए ये दोनों ढांचे जमींदोज हो गए, लेकिन उससे पहले क्या हुआ, आइए देखते हैं। जनता तो उम्मीद करती है ना, चल आज का भीड़ आ गया ऊपर बात करना, मुझे जिससे बात करना था मैं ठीक आप करिए, अभी करिए, आप कहिए ना एडीएम साहब कह रहे हैं, आपसे सिंबॉलिक आगे तोड़ लीजिए कि बनी रहिए, बनेगी तब। दरअसल सिद्धार्थनगर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में पता चला कि थाने और तहसील के बीच में जो सड़क है वो कागजों में 18 मीटर की है, लेकिन हकीकत में मात्र 10 मीटर की। ऐसे में प्रशासन ने जब थाने की दीवार गिराने के लिए बुलडोज़र लगाया तो पुलिस वाले आकर सामने खड़े हो गए और कहने लगे कि गिराना है तो पहले तहसील की दीवार गिराइए। इसके बाद क्या हुआ, ज़रा आप खुद देखिए। जो भी अवैध अतिक्रमण था उनको नोटिस देने के उपरांत जो भी गलत पाए गए
वो सभी लोगों को खाली करा लिया गया। तहसील की भी दीवार गिराई गई, थाने का गेट गिराया गया, क्या ये भी अतिक्रमण की जद में था? नहीं, वो मानक के अनुसार नहीं था, तो दोनों को समन्वय बैठा करके उसको भी हटाया गया है। सफ़ेद शर्ट में एसडीएम साहब हैं और खाकी वर्दी में पुलिस वाले। एक तरफ एसडीएम और एडीएम और दूसरी तरफ कोतवाली के सीओ और कोतवाल एकदम आमने सामने। पुलिस के पहले थाने की दीवार गिराने के विरोध को देखते हुए एसडीएम साहब ने कहा कि पहले तहसील की दीवार गिराओ, उसके बाद थाने की भी दीवार गिराई जाएगी। सर अच्छा ही हुआ है, जब रोड का विकास हो जाएगा, चौड़ीकरण होगा तो रोड का विकास हो जाएगा, ठहराव भी होगा। मेरा खुद का भी मकान गिरा हुआ है जहाँ पे मैं इसमें प्रेजेंट टाइम पे खड़ा हूँ। विकास होगा, हम लोग का व्यापार बढ़ेगा, सबको रोजगार भी मिलने लगेंगे, आम पब्लिक को भी सुविधाएं मिलने लगेंगी। सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, सरकार खुद अपना बुलडोजर से अपना ही जिला पंचायत, थाना, तहसील सब कुछ ध्वस्त किया हुआ है, जिससे सभी को परेशानियों से निजात मिले। फिलहाल प्रशासन के दो विभागों में हुई बहस एक अच्छा संकेत भी देती है कि अगर कोई गलत है तो बुलडोजर उस पर चलेगा, चाहे वो आम आदमी हो या फिर सरकारी विभाग। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई में हर उस आदमी पर कार्रवाई होगी जो कि गलती करेगा। सिद्धार्थनगर से अपने सहयोगी सलमान आमिर और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां मालवण में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पर बड़ा सियासी बवाल शुरू हो गया है। मालवण में ठाकरे सेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक टकराव हुआ। अब महाविकास अघाड़ी ने रविवार को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के कोकण इलाके का मालवण बुधवार को जंग का मैदान बन गया। इसी हफ्ते यहाँ के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 महीने पहले स्थापित की गई मूर्ति गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। महाविकास आघाड़ी ने इसे महायुति सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा बताकर मालवण बंद का ऐलान किया। इस दौरान ठाकरे के शिवसैनिक और बीजेपी के सांसद नारायण राणे के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने के लिए आदित्य ठाकरे और जयंत पाटिल भी गए हुए थे, लेकिन राणे के समर्थकों ने किले के बाहर उनकी घेराबंदी कर दी। स्थानीय पुलिस बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें यहां से बाहर निकाल पाई। 138 वर्ष झालेले आहेत, छत्रपति शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा आहे। घटना के जिम्मेदार कौन है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मूर्तिकार कब से फरार है, उनका कोई अता पता नहीं है। क्या उन्हें भी बीजेपी ने रिवन्ना की तरह गायब कर दिया है? पीडब्ल्यूडी मंत्री के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपल्याला मदत केली का, हे सगळे उत्तरे मिळाली पाहिजेत आणि मग जे मंत्री आहेत पीडब्ल्यूडीचे त्यांच्यावर एफआईआर झाले का याच्यासाठी। इस आग में घी डालने का काम किया महायुति सरकार में मंत्री दीपक केसरकर के एक बयान ने। केसरकर ने कहा कि यह हादसा आने वाले वक्त में कुछ अच्छा होने का संकेत हो सकता है। ये अरबी समुद्रातला जो ऐसी प्रतिमा अगर हम आने वाले दिनों में फिर बना सके और महाराष्ट्र शासन की तरफ से नेवी को एक तोहफे के तौर पर दे सके और नेवी उसे वहां पर पुनः स्थापित करेगी, तो कहते हैं ना कि गलत सोच से कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बात निकलती है। वैसा ही होगा, ऐसा मुझे लगता है। दरअसल ये मूर्ति भारतीय नौसेना ने 8 महीने पहले किले में स्थापित की थी। मूर्ति का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हादसे के बाद महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने एक आपात बैठक उद्धव ठाकरे के बंगले मातोश्री पर बुलाई, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले भी मौजूद थे। सवाल उठाया गया कि सालों पहले गेटवे ऑफ इंडिया पर स्थापित की गई शिवाजी महाराज की मूर्ति ठीक ठाक है, लेकिन चंद महीने पहले स्थापित की गई मूर्ति कैसे गिर गई। बैठक में तय किया गया है कि रविवार के दिन दक्षिण मुंबई के हुतात्मा चौक से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्थापित की गई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के सामने एक मोर्चा निकाला जाएगा। आने वाले रविवार को हम मुंबई में तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता, शीर्ष नेता और हम सारे जो हमारे साथी अन्य पक्ष है उनको सारे शिव प्रेमी और सारे पार्टियों के जो शीर्ष नेता है और कार्यकर्ता जिनके दिल में शिवाजी महाराज है, वो सारे आने वाले 1 तारीख यानी रविवार को हुतात्मा स्मारक वहाँ इकट्ठा हो जाएंगे। हम
जिन्होंने मुंबई के लिए बलिदान दिया है उनको वंदन कर कर हम गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, जहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का एक स्टैचू है, वहाँ उनको वंदन करने के लिए जाएंगे और इस सरकार का निषेध करने के लिए हम सरकार की प्रतिमा मराठीमध्ये सांगेन की त्यांना जोडे मारा कार्यक्रम करू. 100% राज्य सरकार नहीं कर सकती, जिम्मेदारी उनकी. कहाँ भी महाराष्ट्र में कहाँ भी किसी का स्टैचू लगाना हो तो महाराष्ट्र सरकार की इजाज़त लेनी पड़ती है. ये तो प्रधानमंत्री साक्षात वहाँ गए थे, और क्या चाहिए. दूसरी तरफ सत्ताधारी महायुति का आरोप है कि विपक्ष छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति कर रहा है. हादसे के वक्त 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी. उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार का पल्ला झाड़ते हुए ठीकरा नौसेना पर फोड़ दिया. ज्या प्रकारे छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याची घटना आहे, याच्यावर कोणीच राजकारण करू नये असं माझं मत आहे. मालवन में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है. इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. जांच समिति गठित कर दी गई है और जल्द ही यहाँ कैसे शिवाजी महाराज का भव्य पुतला फिर खड़ा हो सके, इसके लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं. अशा प्रकारची घटना झाल्यानंतर एक तर त्याची योग्य चौकशी झाली पाहिजे. इस मामले में नौसेना को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है. वैसे तो नौसेना की जिम्मेदारी समंदर की पहरेदारी करना है, लेकिन समंदर के तट के करीब अगर किसी महापुरुष की प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है तो ये सुनिश्चित करना भी काम नौसेना का है कि वहाँ पर जो तेज़ हवाओं के थपेड़े हमेशा देखने को मिलते हैं उससे प्रतिमा को कोई नुकसान ना पहुँचे. लेकिन इस मामले में ऐसा हो न सका. कैमरा पर्सन संदेश के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए. और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाना कहीं नहीं है. ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं और ब्रेक के बाद एक दिलचस्प खबर आपको बताएंगे. मुंबई से है, कैसे एक बिल्ली ने चोरी को नाकाम कर दिया. एक छोटे से ब्रेक के बाद. तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए दूसरे बुद्ध के रूप में विख्यात गुरु पद्मसंभव के जीवन और विरासत पर केंद्रित प्रतिष्ठित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत आज ऐतिहासिक नव नालंदा महाविहार में हुई. इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन नई दिल्ली और नव नालंदा महाविहार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में दुनिया भर से प्रख्यात विद्वान, भिक्षु और गणमान्य लोग शामिल हुए. बिहार के नालंदा में आयोजित इस सम्मेलन का उद्देश्य प्राचीन नालंदा महाविहार के आचार्य गुरु पद्मसंभव के गहन प्रभाव पर चर्चा करना है. वे 8वीं शताब्दी के बौद्ध गुरु थे. उन्हें तिब्बत और पूरे हिमालयी क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के प्रसार में उनकी भूमिका के लिए दूसरे बुद्ध के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है. गुरु पद्मसंभव he himself was a reality and what he did create was not myth. It was a reality to experience. It was a reality that we all should take further. इस कार्यक्रम में अधिकांश वक्ताओं ने आज के समय में गुरु पद्मसंभव की शिक्षा के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि दलाई लामा तिब्बत बुद्धिज्म को नालंदा परंपरा से जोड़ते हैं. इस अवसर पर नालंदा महाविहार द्वारा तैयार पाली हिंदी शब्दकोश का भी विमोचन किया गया. After these 10 years of my personal chase of this great saint, we have managed to do this particular conference, and I think we will come out with some positive results. पहले दिन के सत्र में महत्वपूर्ण भिक्षु सहित विशिष्ट अतिथियों के संबोधन भी शामिल थे. अधिकांश वक्ताओं ने कहा कि गुरु पद्मसंभव के आध्यात्मिक स्वरूप ने पूरे विश्व को एक अलग दिशा दिखाई है. आयोजन में विदेश से भी कई वक्ता आए थे. सबने ध्यान दिलाया कि स्थानीय देवी देवताओं को धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित कर गुरु पद्मसंभव ने तिब्बत बौद्ध परंपरा को एक नया आयाम दिया. गुरु पद्मसंभव को समझने के लिए संकुचित नहीं बल्कि एक उच्च स्तरीय मस्तिष्क की जरूरत है. Secretary General IBC and Sri Abhijit Avdharji, Director General IBC, for not only giving opportunity to host this international conference
गुरु पद्म संभव कार्यक्रम में भारत से थाईलैंड तक पवित्र अवशेषों की पवित्र यात्रा पर एक विशेष फिल्म भी प्रदर्शित की गई, जिसमें भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच आध्यात्मिक संबंधों की छटा थी। नालंदा से रवि रंजन के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपको खबर दिखाते हैं कि नाकाम चोरी की खबर मुंबई से है, जहां लोखंडवाला शास्त्री नगर में एक बिल्ली ने घर में चोरी होने से बचा ली। इस नाकाम चोरी से जुड़ा एक वीडियो भी वायरल है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक चोर घर में दाखिल होता है। घर वाले उस वक्त सो रहे थे, लेकिन बिल्ली जाग रही थी और चोर के इरादों पर पानी फिर गया। मराठी फिल्मों की मशहूर डायरेक्टर स्वप्ना वाघमारे जोशी के घर चोरी का ये वीडियो अंधेरी लोखंडवाला ओचीवरा सिटीजन्स एसोसिएशन ने एक्स पर ट्वीट किया है। खिड़की से घर में घुसकर चोरी को अंजाम देते दिख रहे इस वीडियो की खास बात है कि इसमें बिल्ली चोर को देख शोर मचाते दिख रही है, जिससे घर वाले जाग जाते हैं और चोर को उल्टे पैर भागना पड़ता है। कि अमूमन कुत्ते सावधान करते हैं, यहाँ पे बिल्ली ने सावधान किया है। हाँ, वो बिल्ली फरिश्ता बन के इनके घर में आई होगी तो उसने बचा लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। तो कुछ ज्यादा कुछ ले जाने में कामयाब नहीं हुआ? जहाँ तक हमारी जानकारी कुछ विशेष नहीं, शायद कुछ थोड़ा कैश कहीं पड़ा था उससे उठा लिया होगा, लेकिन और कुछ शायद उसे हाथ लगा नहीं। जिस घर का ये वीडियो है वो 6ठी मंजिल पर है। लोग हैरान है कि आखिर इतने ऊपर चोर पहुंचा कैसे, क्योंकि सोसाइटी के दरवाजे पर बायोमेट्रिक लॉक लगा है। अंधेरी पश्चिम के शास्त्री नगर में यही वो विंडसर इमारत है, जिसकी 6ठी मंजिल पर शनिवार रात चोर घुस गया था, जो वीडियो वायरल हुआ है और लोग हैरान हैं। दरअसल इस पूरी बिल्डिंग में देखेंगे तो ग्रिल लगी हुई है और चोर जो है इन्हीं ग्रिल के जरिए 6ठी मंजिल के उस फ्लैट तक गया जिस फ्लैट में ग्रिल नहीं लगा था और जिसका फ़ायदा उस चोर ने उठाया। ग्रिल तो नहीं है, लेकिन उनके विंडो भी खुली थी। ये एक बेड लगता, अगर विंडो बंद होती ना तो ये बात नहीं होती। बहरहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। लेकिन मुंबई जैसे शहर में 6ठी मंजिल के एक फ्लैट में चोरी की इस सीसीटीवी ने सभी को हैरान और परेशान जरूर कर दिया है। मुंबई से कैमरामैन सचिन सावंत के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।